गुड इवनिंग आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। पहले माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी आज देरी हो गई, उसकी वजह से कुछ तकनीकी खराबी थी, टेक्निकल प्रॉब्लम। आसिम जो है वो उससे कुछ हो नहीं रहा था शायद, तो इसलिए, और मेरी भी गलती थी कुछ। खैर, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज की कहानी जो है मतलब एक अजीब सी कहानी है। हालांकि ज्यादातर मैं यही बोलता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे हर बार लगता है कि ये जो कहानी सुना रहा है ये अजीब है, इसके बाद ऐसी अजीब कहानी सामने नहीं आएगी। लेकिन क्राइम की दुनिया में ये सब चीजें जो अजीब और ये सारी चीजें जो शब्द हैं ये छोटे पड़ जाते हैं कई बार, कि हैरत अंगेज, अजीब, खौफनाक, दहशत, वहशत, ये सारी चीजें ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं कि मुझे लगता है कई बार ये सारे शब्द जो उनके आगे बौने हो जाते हैं। और कई बार मैंने पहले भी कहा कि ऐसे बहुत सारे रिश्तों की कहानियां हैं क्राइम की दुनिया में, जो रिश्तों को भी शर्मसार कर देती हैं और सोचने पे मजबूर कर देती हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं बहुत देर तक सोचता हूँ कि कोई ऐसा एक रिश्ता है जो बचा है क्राइम जिसके साथ ना हुआ, तो फिर हार जाता हूँ। मुझे लगता है नहीं कि शायद एक भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा है इस दुनिया में, इंसानी रिश्ता जिसके साथ जुर्म ना हुआ। ये कहानी भी वैसी ही है। कहानी दिल्ली की है, कहानी एक लड़की की है, एक पत्नी की है, एक बेटी की है, एक प्रेमिका की है, और ये सारे किरदार एक ही लड़की निभा रही है। दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक सोनिया नाम की लड़की रहती है। उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, जागीर कौर और गुरमीत सिंह, ये उनके माँ बाप हैं। सोनिया की शादी हो जाती है, सोनिया अपने पति के पास चली जाती है, लेकिन पति के साथ उसके रिश्ते ठीक ठाक होते नहीं, बनते नहीं है, तो वो वापस अपने माँ बाप के पास लौट आती है। और उसके माँ बाप के पास लौटने की वजह सिर्फ इतनी नहीं थी कि उसके अपने पति के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, बल्कि सोनिया को किसी और लड़के से प्यार था जिसका नाम प्रिंस था, और तो प्रिंस के साथ उसका इश्क था। लेकिन शादी कहीं और हो जाती है, पर शादी के बाद भी वो अपने पति के साथ रिश्ते को निभाती नहीं है, और पति से लड़ झगड़ कर और अपने पहले प्यार की खातिर वो घर लौट आती है। माँ बाप भी फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं बेटी की खुशी के लिए कि चलो बेटी की खुशी इसी में तो घर पे ही रहे, तो फिर अपने घर रहने लगती है अपने माँ बाप के साथ। माँ बाप के बुजुर्ग 65 से ज्यादा उम्र उनकी हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान अभी 8 मार्च को, आज 11 मार्च है, नहीं आज बल्कि 11 नहीं, सॉरी 13 मार्च, 5 दिन पहले दिल्ली के नांगलोई इलाके में कुछ लोग गुजर रहे थे। सड़क किनारे एक बहुत गहरा और बड़ा सा नाला है, बेहद गंदा नाला है। तो एक शख्स देखता क्या है कि उस नाले में एक बहुत बड़ा सूटकेस जो है वो तैर रहा है। आधा सूटकेस नाले के अंदर है, आधा ऊपर है, और वो धीरे धीरे तैरता हुआ आगे बढ़ रहा है सूटकेस। तो इतना बड़ा सूटकेस नाले में देखकर वो शख्स थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है, उसे डाउट होता है कुछ। ये भी होता है कि इतना तो नया सूटकेस और इतना बड़ा सूटकेस और नाले में कैसे क्या। तो फौरन पुलिस को 100 नंबर पे खबर देता है कि ऐसे से इस जगह पे एक नाले में एक सूटकेस है। पुलिस फौरन खबर सुनते ही स्पॉट पे पहुंचती है, मौके पे जाती है। सफाई कर्मचारियों को बुलाया जाता है, वो नाले में उतरते हैं, सूटकेस को ऊपर लाया जाता है। जब सूटकेस को ऊपर खोला जाता है लाकर, तो उसके अंदर से एक बुजुर्ग औरत की लाश मिलती है। उस सूटकेस में उस लाश को ठूंस कर रखा गया था, और जाहिर सी बात है कि एक इंसान की पूरी बॉडी एक सूटकेस में नहीं आ सकती, तो इसीलिए उस लाश के हाथ और पैर इसको तोड़ दिए गए, मोड़ दिए गए, और इनको मोड़ने के बाद उस लाश को एक गठरी की तरह बनाया गया ताकि वो सूटकेस में उसके साइज में फिट हो सके, और उसको सूटकेस में डाल दिया और सूटकेस को नाले के अंदर। तो अब लाश देखती है पुलिस, जिस तरीके से लाश सूटकेस के अंदर ठूंसी गई थी, पहली नजर में ही देखकर एक जो एक्सपीरियंस पुलिस वाले हैं उनको समझ में आ जाता है कि ये मामला मर्डर का है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है लाश को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो शुरुआती आ जाती है उससे पता चलता है कि ये गला घोट कर मारा गया था। पुलिस विसरा के लिए भी जांच सैंपल भेज देती है। और अब पुलिस के सामने पहली जो चुनौती थी वो ये कि ये जो मरने वाली बुजुर्ग औरत है ये है कौन, इसकी पहचान क्या है, इसकी शिनाख्त क्या है। तो पुलिस इस कोशिश में ही लगी रहती है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए जो आमतौर पर पुलिस जो इस तरह की लाशें मिलती हैं जो अनआइडेंटिफाइड होती हैं, तो सबसे पहला काम यही होता है पुलिसिंग में कि वो जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ ये चेक करती है कि अभी हाल में कोई ऐसी मिसिंग की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं है। तो पुलिस ने ये मैसेज हर पुलिस स्टेशन में भिजवाया कि ऐसे ऐसे एक लाश मिली है जिसकी उम्र लगभग इतने से इतनी है, ये महिला है।
कोई मिसिंग की रिपोर्ट। थोड़ी देर के बाद पुलिस को कामयाबी मिलती है, पता चला कि हाँ ये जो इलाका है जहाँ पे ये लाश मिली थी नांगलोई के, तो नांगलोई पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट है और 4 मार्च की ये रिपोर्ट लिखाई गई है। 4 मार्च की उस रिपोर्ट में ये था कि रिपोर्ट लिखाने वाली का नाम था सोनिया और उसने जो रिपोर्ट में लिखाया था वो ये कि 4 मार्च से मेरे माँ और बाप दोनों गायब हैं। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी थी, तलाश भी की, पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस दौरान 4 दिन बीत गए। 4 दिन बाद 8 तारीख को इस नाले से एक सूटकेस मिलता है। अब उस लेडी की पहचान तो हो गई, तो पता चला कि ये जागीर कौर है और ये सोनिया की माँ है। लेकिन जब पुलिस डिटेल में फिर मिसिंग रिपोर्ट पढ़ती है, क्योंकि उस वक्त तो ये था कि शिनाख्त करनी है, तो जब डिटेल में पढ़ती है तो अचानक ये था कि माँ और बाप दोनों गायब। तो अब लाश सिर्फ जागीर कौर की मिली, माँ की, जबकि मिसिंग रिपोर्ट में है कि बाप भी गायब है। तो अब पुलिस का जो है वो माथा ठनकता है। तो पहला शक ये होता है कि हो सकता है, क्योंकि आप किसी भी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते, सोनिया के बाप ने ही अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और वो कहीं भाग गया, क्योंकि उसकी लाश तो मिली नहीं है और वो कहीं छुपता फिर रहा है। तो शुरुआत में पुलिस यही सोच के फिर सोनिया से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें नहीं मिलती जिससे पता चले कि पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई या तनाव या ऐसे माहौल थे, रिश्ते अच्छे थे। तो पुलिस का जो है ये शक थोड़ा थोड़ा दूर होता जाता है कि नहीं, गुरमीत सिंह अपनी वाइफ को नहीं मार सकता। तो अब गुरमीत सिंह की तलाश भी शुरू होती है और इस बीच में फिर एक पुलिस अफसर का दिमाग चलता है और वो कहता है कि एक नाले से चूंकि एक सूटकेस मिला है, तो इस नाले की दोबारा और तलाशी ली जाए, इसकी छानबीन की जाए, क्या पता कुछ और क्लू मिले। नाला काफी गहरा है वो। तो इसके बाद फिर सफाई कर्मचारियों को बुलाया जाता है और नाले की फिर तलाशी ली जाती है। कुछ घंटों की कोशिशों के बाद मेहनत रंग लाती है और उसी नाले में गहराई के अंदर एक और सूटकेस मिलता है। ये जहां से सूटकेस मिला था इससे कुछ दूरी पर, लेकिन वो बिल्कुल गहराई में नीचे बैठा हुआ था। ये जो पहला सूटकेस मिला था जिसमें जागीर कौर की लाश थी, ये आधा पानी में तैर रहा था ऊपर, आधा नीचे था। वो सूटकेस बिल्कुल नीचे था, क्योंकि उस सूटकेस के ऊपर कुछ पत्थर और वजनी चीजें रखी गई थी जिससे वो पानी के ऊपर नहीं आ सकता था। शायद इस पर भी रखी गई, लेकिन ये किसी तरह से सूटकेस ऊपर आ गया और नजर पड़ गई लोगों की और इसलिए वो लाश सामने आ गई। तब दूसरा सूटकेस बाहर निकलता है। जब दूसरा सूटकेस बाहर निकलता है तो इस बार पुलिस इतनी हैरान नहीं थी। सूटकेस मिलते ही पुलिस को लग जाता है कि इसके अंदर भी लाश होगी और ये पक्का जो है जागीर कौर के पति की लाश होगी, क्योंकि मिसिंग की रिपोर्ट दोनों की थी। पहली लाश जिस तरीके से मिली थी सूटकेस में और दूसरी लाश उसी नाले से बरामद होना, तो कई चीजें क्लियर होती जा रही थी। खैर फिर भी तसल्ली के लिए पुलिस ने जब सूटकेस को ऊपर लाया गया, सूटकेस खोला गया, सच में उसमें जागीर जो कौर के पति गुरमीत सिंह उनकी लाश थी और सेम उसी तरीके से इस सूटकेस में भी लाश को पैक किया गया था जैसे जागीर कौर की लाश को, और उनके भी हाथ पैर मुड़े हुए तोड़ा गया और उसको एक तरह से गठरी बनाकर उस लाश को उसके अंदर डाला गया। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि दोनों मरने वाले पति पत्नी थे और सोनिया के माँ बाप थे, और सोनिया ने 4 मार्च को पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट दिखाई दी थी कि उसके माँ बाप गायब है। अब पुलिस के सामने दोनों लाश की शिनाख्त हो चुकी थी। अब सवाल ये था कि कातिल कौन और कत्ल क्यों। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। पड़ोसियों से, लोगों से, रिश्तेदारों से, सभी से बातचीत हुई। लाश मिलने के बाद जाहिर सी बात है, एक बेटी के सामने जो हालत होती है, माँ बाप के सामने लाश हो, अब बेटी का क्या हाल होगा या आप बेहतर समझ सकते हैं। तो सोनिया की भी रो रो कर बुरा हाल, सब कुछ। तो उस हालत में पुलिस भी उससे ज्यादा डिटेल में पूछताछ नहीं कर सकती थी। बेसिक पूछताछ की, बाकी पड़ोसियों से पूछताछ की, जो बाकी रिश्तेदार आ गए मौत की खबर सुनकर, उन लोगों से पूछताछ की, पर कातिल और कत्ल के मकसद का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पुलिस की तफ्तीश चलती रही। तभी इस पूरी पूछताछ के दौरान जब तसल्ली से जो इन्वेस्टिगेटिव अफसर है उसने पूरी मिसिंग रिपोर्ट और सारी जो जितने लोगों के बयान थे उन सबको मिलान किया, उनका देखा, तो एक चीज पूछताछ में बड़ी अजीब आई। जो रिश्तेदार थे सोनिया के, कुछ पंजाब से आए थे, यहाँ पड़ोसी थे, दिल्ली के थे, तो उन सारे रिश्तेदारों की और पड़ोसियों की बातचीत में ये पता चला कि ये लोग 4 मार्च से गायब नहीं थे दोनों, बल्कि आखिरी बार इन दोनों को 20 और 21 फरवरी को देखा गया था।
दिल्ली में, जो पड़ोसियों ने बताया। अब पुलिस को ये लगा कि अगर ये 20-21 से गायब है तो 4 तारीख को इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों, और फरवरी का महीना 28 का होता है, तो 20-21 को भी रख ले तो 7 दिन उधर और 4 इधर, तो 7-4-11 दिन के बाद क्यों रिपोर्ट, इतनी देरी में क्यों? आदमी 1-2 दिन ढूंढता, उसका पुलिस के पास पहुंच जाता है, लगता कहीं रिश्तेदार के हो, कहीं घूमने गया हो। तो पुलिस को ये बात पहली बार खटकती है। उसके बाद वो सोनिया से पूछताछ करने का फैसला करती है। सोनिया से पूछताछ होती है, सोनिया घुमाती है कि मुझे लगा कि नहीं ये आ जाएंगे, कहीं रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, ये सारी चीजें थी। अब उसके बाद जब और तफ्तीश आगे बढ़ती है तो फिर धीरे धीरे और विटनेस जब सामने रिश्तेदार आते हैं तो पता चला कि जो गुरमीत सिंह है उनको आखिरी बार 21 फरवरी को देखा गया था। 20 और 21 फरवरी, एग्जैक्ट डेट नहीं, लेकिन पड़ोसी ने कहा 20-21 को हमने देखा है। लेकिन जो उनकी वाइफ जागीर कौर है उनको 1 मार्च को देखा गया था, और उसका पुख्ता प्रूफ इसलिए था कि जागीर कौर पंजाब गई थी अपने रिश्तेदारों के घर, और वो पंजाब में थी, और वो भी 20-21 फरवरी को गई थी। और 20-21 फरवरी को इसीलिए दोनों ने, जो दिल्ली में उनके पड़ोसी थे, उन लोगों ने बताया कि हमने उन दोनों को 20 या 21 को आखिरी बार देखा है। तो वो सच कह रहे थे। दरअसल जागीर कौर 20-21 फरवरी को पंजाब चली गई थी। अब यहाँ पर ये अकेले थे गुरमीत सिंह, लेकिन 22 फरवरी से गुरमीत सिंह भी दिखाई नहीं दिए, जबकि वो दिल्ली में ही थे। और जागीर कौर 1 मार्च को वापस लौटती हैं, लेकिन 1 मार्च को जब लौटती हैं तो किसी पड़ोसी की उन पर नजर नहीं पड़ी थी, और फिर उसके बाद वो भी गायब हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें पुलिस के लिए बड़ी अजीब उलझन थी कि इतने दिनों की गुमशुदगी और इतनी देर से बेटी का रिपोर्ट लिखाना। तो ये पुलिस सारी चीजें पूछताछ करती है। तो इसी दौरान में फिर पुलिस को सोनिया के जो बॉयफ्रेंड है प्रिंस, उसके बारे में जानकारी मिलती है। सोनिया की जो शादी हुई थी, जो नाकाम शादी थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो पुलिस को फिर जो जाहिर सी बात है शक तो करना है, तो सोनिया के बॉयफ्रेंड प्रिंस के मोबाइल के कॉल डिटेल्स और लोकेशन के ऊपर काम करती है। तो प्रिंस के कॉल की जो डिटेल्स थे और लोकेशन, उसमें एक अजीब चीज सामने आई। पड़ोसियों ने कहा कि 20 और 21 फरवरी को आखिरी बार दोनों को देखा गया था, और रिश्तेदारों ने बताया था कि जागीर कौर 1 मार्च को दिल्ली लौटी थी पंजाब से। जो सोनिया का घर है, उस घर में प्रिंस के मोबाइल का लोकेशन 20 और 21 फरवरी को दिखा रहा था, और 1 और 2 मार्च को भी दिखा रहा था। अब ये दोनों डेट टकरा रहे थे, गुमशुदगी से भी और जागीर कौर के वापस घर के आने से भी। मतलब 2 दिन में ये सब जो गायब हुए हैं, 20 और 21 फरवरी और उधर 1 से 2 मार्च, वो दोनों दिन प्रिंस की मौजूदगी सोनिया के घर में उसका मोबाइल लोकेशन बता रहा था। अब यहाँ पे पुलिस को डाउट हुआ। पुलिस ने प्रिंस को उठाया, प्रिंस से सख्ती से पूछताछ की। प्रिंस ने अपना मुंह खोला, पुलिस ने उसकी बातें सुनी। इसके बाद फिर पुलिस सोनिया के पास पहुंची अलग से, फिर सोनिया से पूछताछ की। सोनिया घुमाती रही, लेकिन फिर प्रिंस और सोनिया का आमना सामना कराया। प्रिंस की बातें सोनिया के सामने रखी, चारा कुछ नहीं था। आखिर में सोनिया ने भी सच बोल दिया। जो सच बोला वो पूरी कहानी कुछ यूं है कि सोनिया की शादी तो हो गई, लेकिन इश्क उसको प्रिंस से था जिससे शादी नहीं हुई। अपनी शादीशुदा जिंदगी छोड़ के वो वापस आती है, प्रिंस के साथ फिर से रहना चाहती है, घर बसाना चाहती है। माँ बाप इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को जाहिर सी बात है सड़क पे जाने नहीं देंगे तो घर पे रखते हैं। अब गुरमीत सिंह की अच्छी खासी प्रॉपर्टी, पैसे, सोनिया को जल्दबाजी की प्रिंस के साथ नए सिरे से घर बसाना, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। तो सोनिया ने कहा कि सोचा कि ये पैसे प्रॉपर्टी तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि माँ बाप मर नहीं जाते, और मरने का इंतजार वो उनके कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसे लगता था सब कुछ बहुत जल्दी में करना है। तो फिर क्या करे, उसने प्रिंस के साथ मिलकर फिर पूरी साजिश रची, प्लान किया कि अपने माँ बाप को इस तरह से रास्ते से हटा दें कि उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे हमारे होंगे, फिर हम दोनों शादी करेंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारेंगे। प्रिंस ने अपने 2 दोस्तों को इस साजिश में शामिल किया। इसके बाद एक बेटी पूरी प्लान करके कैसे मर्डर करती है और कैसे सब कुछ करती है, ये आगे की कहानी है। ये जब सब कुछ हो गया तो अब ये मौके की तलाश में थे। इसी दौरान में मौका इन्हें मिला 21 फरवरी को, 20 और 21। उस दिन जागीर कौर पंजाब अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। जब वो घर चली गई पंजाब, तो अब यहाँ घर में सिर्फ सोनिया और उसके जो पिता गुरमीत सिंह, वो अकेले, और कोई नहीं। सोनिया के लिए मौका था,
उसने प्रिंस को फोन किया। प्रिंस ने अपने दोनों दोस्तों को साथ लिया। प्लान के तहत सोनिया ने शाम को अपने पिता गुरमीत सिंह को चाय पिलाई। चाय में बेहोशी की दवा मिला दी। चाय पीते ही गुरमीत सिंह बेहोश हो गए। बेहोशी के बाद तय वक्त पर प्रिंस अपने दोस्तों के साथ घर में आता है। सोनिया के सामने वो उसके पिता का गला घोंटता है, उन्हें मारता है। इसके बाद ये सूटकेस खरीद कर लाते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं और मोड़ते हैं, उस सूटकेस में फिट करते हैं और रात के अंधेरे में उस सूटकेस को गाड़ी में डालकर नांगलोई के इलाके के जगह पे जो गहरा नाला है वहां उस सूटकेस को इस तरह से फेंकते हैं कि वो ऊपर ना आए। उस पर वजनी पत्थर और गियर सब कुछ रखकर और वो नाले में दबा कर चले आते हैं। इसके बाद अब दिन गुजरता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 7 दिन तक आराम से सोनिया उसी घर में रहती है। लेकिन उसका भी काम आधा हुआ था, क्योंकि अभी सिर्फ बाप को मारा था उसने, अभी माँ की बारी बाकी थी। अभी माँ को सूटकेस में बंद होना बाकी था, क्योंकि दूसरा सूटकेस पहले से घर में आ चुका था। इसके बाद 1 मार्च को जागीर कौर अपने घर लौटती है पंजाब से। घर आने के बाद जाहिर सी बात वो अपने पति के बारे में पूछती है। सोनिया बहाना करती है कि वो अभी बाहर गए हैं, आने वाले हैं। इस दौरान में वो अपनी माँ को चाय देती है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से बाप को दी थी। उस चाय में भी बेहोशी की दवा थी। माँ चाय पीती है, बेहोश हो जाती है। इसके बाद फिर फोन जाता है। प्रिंस अपने फिर दोस्तों के साथ घर आता है। सेम बाप की तरह माँ का गला घोटा जाता है, उनके हाथ पैर तोड़े और मोड़े जाते हैं, उसी सूटकेस में पैक किया जाता है। फिर रात का अंधेरा होता है, गाड़ी में सूटकेस रखा जाता है और ले जाकर वो सूटकेस उसी नाले में फेंक दिया जाता है। लेकिन इस बार सूटकेस जो है वो उससे या तो वजनी चीज जो पत्थर या जो भी था वो हट गया और धीरे धीरे वो अगले 1-2 दिनों में, बल्कि 3-4 दिन बाद 4 मार्च को, ये 2 मार्च को हुआ था। 1 मार्च को आई थी और 1 मार्च की रात, 1 और 2 मार्च की दरमियानी रात थी, रात का वक्त था, जो भी नाले में फेंका गया। इसके बाद बाकायदा सोनिया फिर अपने घर आती है, प्रिंस के साथ जश्न मनाती है। माँ बाप का कांटा रास्ते से हट गया, सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे, उसके सारे सपने वो अपना देखना और ख्वाब बुनना शुरू कर देती है। उसके बाद 2, 3, 4 तारीख बीतती जाती है। 4 मार्च आता है तो अब ये भी है कि माँ बाप दोनों नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो फिर साजिश का अगला जो पड़ाव है वो शुरू होता है। सोनिया एक मिसिंग रिपोर्ट लिखती है, थाने जाती है और बताती है कि मेरे माँ बाप गायब हैं। मतलब माँ के मारने के 3 दिन के बाद 4 मार्च को पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बाप के मारने के 11 दिन बाद पुलिस स्टेशन में जाकर उन दोनों का नाम लिखाती है, रिपोर्ट लिखाती है मिसिंग की, उसके बाद वापस घर आ जाती है। पुलिस जाहिर सी बात है अपनी तलाश कर रही थी दोनों की। लेकिन इत्तेफाक से इसी दौरान में 8 मार्च को एक राहगीर की नजर उस नाले पे पड़ती है, उस नाले में तैरते हुए सूटकेस पर पड़ती है और उस सूटकेस से जागीर कौर आती है, जिसके बाद फिर दूसरा सूटकेस उसी नाले से मिलता है और वो दोनों लाशें बाहर आती हैं। और ये जो सारी गलतियां थी और मोबाइल की जो लोकेशन थे, लेट रिपोर्ट लिखाना था, ये सारी चीजें शक पैदा करता है और आखिरकार फिर सोनिया, प्रिंस और उसके दोस्त, इन सबको पुलिस गिरफ्तार करती है। ये लोग अपना इकरार जुर्म भी कर लेते हैं। बल्कि सोनिया का एक वीडियो है, मौका मिले तो आप, रात 11 बजे आज वारदात भी यही है, मुस्कुराते हुए वो जो कुछ कह रही है, मतलब अजीब लगता है इसकी। तो अपने माँ बाप का कत्ल, अपने सगे माँ बाप का कत्ल करने के बाद भी शायद उसे उतना पछतावा नहीं है, बाकायदा मुस्कुरा रही थी वो। और जब उसे पूछा रिपोर्टर ने हमारे, चिराग गोटी, तो वो कहती है कि बस फैमिली इश्यूज था इसलिए मार दिया। ये उसके बयान है। और फैमिली इश्यूज क्या था वो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाकर अपने प्यार को पाने के लिए, और प्यार ही करना था, घर भी बसाना था, तो वो प्रिंस के साथ जा सकती थी, भाग सकती थी, पहला तो पति छोड़ ही दिया था। लेकिन माँ बाप की लाश पे अपनी जिंदगी बस नए सिरे से आबाद करना, बसाना, ये समझ में नहीं आता। खैर, तो उसने सारी कोशिश की, फुल प्रूफ प्लानिंग थी, लेकिन वही कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई आप प्रूफ सबूत छोड़ जाते हैं, कोई भी कितना चालाक मुजरिम हो। बहुत कम केसेस में ऐसे होते हैं कि ना पकड़ा गया हो। तो यहाँ पे वो पकड़ी जाती है और इस वक्त वो सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके हाव भाव, उसकी बातचीत, उसके हुलिये से, उसके बोलने से लगता नहीं है कि उसे कहीं भी इस बात का अफसोस है कि उसने ऐसा कुछ किया है। तो ये बिल्कुल, चूंकि दिल्ली की कहानी और अभी की कहानी है, तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। मैं आगे बढ़ूं या सवाल लूं, मुझे इसलिए याद आ गया कि मैं कभी शायद फिर आगे भूल जाऊं, आपको ना बताऊं।
ये तो कहानी हो गई कि मर्डर के बाद और फिर किस तरह से एक बेटी ने माँ बाप को मारा और ये कहानी खुल गई। मुझे अभी अचानक इसीलिए याद आया कि ऐसी एक स्टोरी मैंने कवर की थी दिल्ली में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एक इलाका है दिल्ली में, तो वहां की है। शॉर्ट में से बताऊंगा कि ये शायद हिंदुस्तान का पहला मर्डर होगा जो मर्डर हुआ लेकिन पुलिस को नहीं मालूम, जो मर्डर हुआ लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, जो मर्डर हुआ अभी जिसमें कोई कंप्लेंट सामने नहीं आया और उससे पहले पुलिस ने केस सॉल्व कर दिया। अजीब है लेकिन है। अब पूछे कैसे, क्या हुआ कि ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके की बात है, रात के करीब 1:30-2 बज रहा था। तो आप दिल्ली में अगर आप दिल्ली में आप आते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रात को अगर आपने कभी घूमा हो तो देखेंगे कि जगह जगह बैरिकेड्स लगे होते हैं हर बड़े चौराहे पे और यहाँ, ताकि एक तो ड्रंकन ड्राइविंग हो या फिर इस तरह की सिक्योरिटी तो उसको देखा जाए। तो बैरिकेड्स इस तरह से लगा होता है कि आपकी गाड़ी की रफ्तार अपने आप स्लो हो जाएगी और आप बहुत स्लो जाएंगे। तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से पहले एक आश्रम चौराहे के पास बैरिकेड्स वैसे ही लगे हुए थे। रात करीब 1:30-2 का वक्त था। 2 पुलिस वाले उस बैरिकेड्स के पास बैठे हुए थे, एक उसमें हेड कांस्टेबल था, एक कांस्टेबल था, और बैरिकेड्स दोनों तरफ ऐसे लगाया गया था कि आपकी गाड़ी बड़ी स्लो आएगी। तो दोनों बैठ के गप्पे मार रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां आती है, स्पीड में आती है, बैरिकेड्स के पास आके स्लो हो जाती है, फिर जाती है। बट इन्होंने देखा कि सामने से, इनकी नजर सामने ही थी, एक गाड़ी चली आ रही है लेकिन बहुत ही स्लो रफ्तार में, एकदम सुस्त, मतलब 15-20 की भी स्पीड नहीं होगी, और बहुत दूर से उसी रफ्तार से चली आ रही है। तो इन्हें बड़ा अजीब लगा। इन्होंने कहा कि सड़क खाली है, ट्रैफिक भी नहीं है और बैरिकेड्स इतनी दूरी पे है, ये पहले से इतनी स्लो में क्यों स्पीड में चला रहा है। तो धीरे धीरे खैर स्लो स्पीड में जब वो गाड़ी नजदीक आई और उस बैरिकेड्स के पास पहुंची, तो आमतौर पर जितनी गाड़ी जा रही थी पुलिस वैसे ही बैठी रहती है और किसी किसी गाड़ी को चेक करती है वरना छोड़ देती है। तो ये पुलिस वाला उनमें से एक उठा और उसने हाथ दिया, गाड़ी रुकने का इशारा किया। गाड़ी रोका तो उसमें देखा 2 लड़के बैठे हुए हैं ड्राइविंग सीट पे उसके बराबर में। नहीं, उसमें ड्राइवर था और बराबर में एक बंदा बैठा हुआ था और एक पीछे बैठा हुआ था। तो पुलिस ने जिन्होंने ऐसे ही पूछा रूटीन उससे कि ये बताओ कहाँ से आ रहे हो क्या। तो जवाब देने की बजाय जो ड्राइवर के बराबर में बैठा हुआ लड़का था कि कहाँ से आ रहा हूँ, क्या नाम है, ये आप जनरली बताते हैं कि कहाँ है, उसने पर्स से पैसे निकाले 50 रुपए और उस पुलिस वाले के हाथ में दे दिया। तो इससे पहले कि वो पुलिस वाला वो पैसे देखकर ये बोलने वाला था कि अरे भैया हम तुमको कुछ नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कहाँ से आ रहे हो, तो वो पैसा देख के अभी ये कुछ कहता, उससे पहले उसने पुलिस वाले की तरफ देखा, उसने दोबारा पर्स में हाथ डाला, इस बार उसने 500 रुपए निकाल के हाथ में दे दिया। अब जैसे ही उसने 500 रुपया दिया, इस पुलिस वाले का दिमाग घूम गया। उसने कहा मैंने इससे कुछ बोला भी नहीं, इससे ना लाइसेंस मांग रहा हूँ ना इसको ये कह रहा हूँ, मैंने इससे पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो इतना जवाब दे देता। और वो उसका यही था, बाद में उसने बताया, चूंकि हम लोगों ने इंटरव्यू भी किया, आगे की कहानी जब आप सुनेंगे तो उसने कहा उसका तुम कहते जाओ, पर ये एक सवाल पूछते कि इतना स्लो क्यों आ रहे हो। लेकिन जब उसने पहले बिना जवाब दिए 50 रुपए दिए, उसके बाद फिर जब उसने देखना शुरू किया, उसी सेकंड में उसने 500 रुपए दिए, तब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो उसने कहा गाड़ी की लाइट जलाओ अंदर। और वो घबराते हुए ड्राइवर ने खैर लाइट जलाती, ड्राइवर नहीं घबरा रहा था। अब उसने देखा तो उसने देखा कि पीछे एक लड़का बैठा हुआ है और उसके साथ में एक बैग है, बहुत बड़ा सा वो भी। तो उसने देखा उसका, उसने कहा कि इस बैग में क्या है। तो सामने वाला लड़का घबरा गया और पीछे वाला भी घबरा गया। तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तब उसने अपने साथी को आवाज दी, हेड कांस्टेबल को, वो आए। अब उसका दोनों का बैग खोलो, तो अब घबराहट में तो खोला नहीं गया, तो खुद पुलिस वाले ने खोला। तो जब बैग खोला तो उसके अंदर एक लाश थी और एक लड़के की लाश थी। अब इसके बाद क्या, फिर फौरन वायरलेस पे पुलिस को बुलाया गया, फोर्स आई, गाड़ी को थाने ले जाया गया और वहां पे सब कुछ देखा गया, पूछा गया। तो पता चला कि जिस लड़के की लाश ये ले जा रहे थे, वो जो 2 गाड़ी में बैठे हुए थे, इन्होंने टैक्सी हायर की थी, वो दोनों का वो दोस्त था और किसी बात पे झगड़ा हो गया था किसी लड़की को लेकर, और उस झगड़े में इन लोगों ने ड्रिंक की। उसके बाद करीब 5-6 घंटा पहले उन्होंने मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद फिर वो थोड़ा सा उन्होंने सोचा, फिर बैग मंगाया, लाश रखी, और ये था कि एक टैक्सी में जाएंगे और कहीं सुनसान जगह पर उतरेंगे और बैग को छोड़ के चले आएंगे। लेकिन हुआ ये कि गाड़ी की सिर्फ सुस्त रफ्तार स्लो, चूंकि घबराए हुए थे, और उस पुलिस वाले के सवाल का जवाब देने की बजाय वो रिश्वत देना पुलिस वाले को शक पैदा करा गया और पकड़े गए। तो ये उसके बाद ये सारी कहानी जब आई थी, फिर हम लोगों ने इसको पूरा इसको मतलब दिखाया भी था, शूट भी किया था। तो इसकी लाइन वो बड़ी अच्छी थी कि अच्छा, उस वक्त हम लोगों का भी इस तरफ दिमाग नहीं गया, लेकिन जब एसीपी से बात हो रही थी तो बताया कि संजय भाई ये पहला केस होगा, उसने अपने बताया मेरे ही करियर में, जिसमें एक मर्डर होता है
जिसका कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है, जिसमें कोई कंप्लेंट सामने नहीं आया है, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, और वो सब होने से पहले ही केस सॉल्व हो गया। तो ये वाकई वो केस था कि कुछ हुआ नहीं और उससे पहले ही केस भी सॉल्व हो गया। एफआईआर बाद में दर्ज होता है, कंप्लेनेंट बाद में आते हैं, लेकिन मुकदमा पहले सॉल्व हो गया था। तो ये भी एक केस था। तो मुझे अचानक याद आया, तो इसीलिए इससे जुड़ा हुआ, चूंकि बैग यहाँ भी था तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए।